फ्रॉम द सिलेबस, पॉइंट नंबर बी, ये वाला चैप्टर हम कर रहे हैं अभी। और चैप्टर 3 है ये इकोनॉमिक सर्वे का। हम 3.1 से 3.29 सेक्शन कवर करेंगे और बॉक्स नंबर 1 जो पेज नंबर 88-89 पे है वो कवर करेंगे, और एनेक्स्चर 1 जो पेज नंबर 104 पे है वो कवर करेंगे। स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू कॉम्प्रिहेंड द बीओपी टेबल। तो मैं आपको आज बीओपी टेबल के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी और उसको एक्सप्लेन करूंगी कि वो क्या होती है। बीओपी टेबल से ही आपको बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं इस चैप्टर में वो समझ में आ जाएंगे। ओके, सो लेट्स मूव टू एनेक्स्चर 1 which is the BOP table। तो BOP ये जो चैप्टर है बेसिकली एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर है कि इंडियन इकोनॉमी का एक्सटर्नल सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो एक्सटर्नल सेक्टर की जब बात करें तो डेफिनेटली बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज समथिंग दैट यू विल हियर, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल हियर जब हम किसी इकोनॉमी के एक्सटर्नल सेक्टर की बात करते हैं। एक्सटर्नल सेक्टर का क्या मतलब है कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो भी ट्रांजैक्शन कर रही है बाहर के देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उसको हम एक्सटर्नल सेक्टर में काउंट करते हैं। आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो उसमें भी आप 4 कंपोनेंट्स पढ़ते हो कि हाउस होल्ड सेक्टर होता है, फर्म्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, एंड देन देयर इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो दिस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नथिंग बट द एक्सटर्नल सेक्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर। अब इस एक्सटर्नल सेक्टर के साथ जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम होती हैं उसको हम इस अकाउंटिंग टेबल में कैप्चर करते हैं, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट एन अकाउंटिंग टेबल, और इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये टेबल कैसे बनती है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके। इज presented to you for different years। आपको जो नंबर्स यहाँ पे गिवन है वो 2014-15 से लेके 2019-20 तक के गिवन है। So let's begin with what are the basic components of the balance of payment sheet। तो आप देखोगे कि 2 ब्रॉड चीजें, 2 हाईलाइटेड चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। पहला है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ये जो है ये 2 ब्रॉड कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। इसके नीचे ही आप देखोगे पॉइंट नंबर 6 पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज करंट अकाउंट बैलेंस एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो ये दोनों चीजें क्या होती हैं, इनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और फिर किस तरीके से हम अपने करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को के ट्रेंड को कंपेयर कर सकते हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, वो हम इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। करंट अकाउंट, तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स का क्या मतलब होता है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेज रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स होते हैं उसका ऑपोजिट, विच इज ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो हम बाहर की कंट्री से अपनी कंट्री में ला रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है दैट इज ट्रेड बैलेंस। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड। करंट अकाउंट बैलेंस आपको बेसिकली पूरे अकाउंट का बैलेंस बताता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड आपको सिर्फ ट्रेड ऑफ गुड्स का बैलेंस बताता है। तो ये जो थर्ड नंबर पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं विच इज द ट्रेड बैलेंस, विच इज 1 पॉइंट माइनस 2 पॉइंट, विच इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जिसको हम नेट एक्सपोर्ट्स भी बोलते हैं, इसको हम बैलेंस ऑफ। तो जब आप टोटल एक्सपोर्ट्स में से टोटल इंपोर्ट्स माइनस करोगे, so this is the amount of exports that were being made and this is the amount of imports that were being made। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है। नेगेटिव नंबर क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपके इंपोर्ट्स इस साल में ज्यादा थे एक्सपोर्ट से, इसको हम ट्रेड बोलते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ दिस एंटायर शीट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। करंट अकाउंट का पहला पार्ट तो यही है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। देन द सेकेंड पार्ट इज इनविजिबल्स, और आप ब्रैकेट में देख रहे हो लिखा है नेट। इनविजिबल्स में क्या क्या चीजें आती हैं, इनविजिबल्स ऐसी चीजें हैं जो किसी गुड्स की फॉर्म में ट्रांसफर नहीं करी जाती हैं। दीज आर बेसिकली सर्विसेज विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। तो नेट सर्विसेज का मतलब है कि
जितनी सर्विसेज हम अपने देश से दूसरे देशों में देते हैं माइनस द सर्विसेज दैट वी गेट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन आवर कंट्री। सो उन सर्विसेज का जो मॉनेटरी वैल्यू है, नेट मॉनेटरी वैल्यू, वो यहाँ पे रिटर्न है। देन द सेकेंड इज इनकम, द थर्ड इज ट्रांसफर्स। तो इनकम जो या तो यहां से बाहर के देश में जा रही है या बाहर से हमारे देश में आ रही है, उसका जो डिफरेंस है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। एंड देन ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स could be different, could be of different kinds. These could be unilateral transfers, बहुत बारी रेमिटांसेस, अगर आपने नाम सुना हो कि जब कोई बाहर के देश से एक यूनिलैटरल ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर का मतलब हो गया, सपोज कोई आपके जान पहचान, आपके घर का कोई मेंबर बाहर रहता है बाहर के देश में और वो वहां पे अर्न कर रहा है। नाउ व्हेन he or she transfers some money to you in your country, then that is counted in this section, which is transfers. So इसको हम रेमिटांसेस बोलते हैं, जो जब कोई बाहर के देश में काम कर रहा है, वहां से पैसे कमा रहा है और उस पैसे का कुछ परसेंटेज यहाँ पे ट्रांसफर कर रहा है टू देयर फैमिली मेंबर्स, एंड दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसफर्स। सो these are the three components of invisibles: services, income and transfers। और यहाँ पे हमने तीनों चीजें के नंबर्स लिखे हैं। नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब है कि जितने पैसे बाहर जा रहे हैं वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द मनी दैट इज कमिंग इन। तो यहाँ पे कहीं पे भी जब माइनस का साइन देख रहे हो तो दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी, which means कि the money that is going outside is more than the money that is coming inside to your country. So services positive है, इसका क्या मतलब है? सर्विसेज पॉजिटिव का मतलब है कि जितने पैसे की सर्विसेज हमें मिल रही, हम दे रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द मनी दैट वी आर पेइंग फॉर सर्विसेज दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड। इनकम नेगेटिव का क्या मतलब है? सो द इनकम दैट वी आर ट्रांसफरिंग आउटसाइड इज मोर देन द इनकम दैट इज कमिंग इनसाइड, कमिंग टू योर कंट्री। अगेन ट्रांसफर्स आर पॉजिटिव, मतलब जितने ट्रांसफर्स हमें बाहर की कंट्री से मिल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी में, दैट इज मोर देन द ट्रांसफर दैट पीपल आर मेकिंग फ्रॉम इंडिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को आप इस तरीके से इंटरप्रेट करोगे। आप देखोगे कि इनकम जो है कंसिस्टेंटली नेगेटिव रहा है, लेकिन इसका अमाउंट कम होता गया है विद ईच पासिंग ईयर। ट्रांसफर्स पॉजिटिव रहे हैं हर साल में, लेकिन ट्रांसफर्स की वैल्यू भी कम होती गई है। सर्विसेज पॉजिटिव रही है, लेकिन अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर्विसेज की वैल्यू भी कम होती गई है। तो इनविजिबल का जो कंपोनेंट है, नेट इनविजिबल्स का जो कंपोनेंट है, वो देखोगे 2014-15 में कितना ज्यादा था और 2019-20 में काफी कम था। एक्सपोर्ट्स के टर्म्स में देखोगे, अगेन एक्सपोर्ट्स भी काफी फॉल हुए हैं। 3.3161545 से एक्सपोर्ट्स 162,743 पे आ गए हैं, एंड इनफैक्ट इंपोर्ट्स भी कम हुए हैं। तो यहाँ पे करंट अकाउंट के सारे ही कंपोनेंट्स आप देखोगे कि 2014-15 से अगर कंपेयर करो तो 2019-20 में सारे ही कंपोनेंट्स में एक फॉल आप देख रहे हो। नाउ सिक्स्थ नंबर इज द करंट अकाउंट बैलेंस, which is basically the addition of 3 plus 4. So 3 क्या बता रहा है आपको कि गुड्स एंड सर्विसेज का क्या बैलेंस है, दिस इज अ नेगेटिव नंबर। एंड 4 आपको बता रहा है इनविजिबल्स, सर्विसेज, ट्रांसफर्स और इनकम में क्या डिफरेंस है, दैट इज बीइंग गिवन बाय नंबर 4। तो जब आप नंबर 3 और नंबर 4 को ऐड कर लेते हो तो आपको मिल जाते हैं करंट अकाउंट का बैलेंस। अच्छा, नाउ नेक्स्ट इज द कैपिटल अकाउंट। सो यहां तक क्लियर है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट आप देखोगे कि हम हमेशा ही डेफिसिट में हैं करंट अकाउंट में, और द मेजर रीजन ऑफ दिस डेफिसिट इज द नेगेटिव नंबर ऑफ द ट्रेड बैलेंस। मतलब हम इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, ये हर साल में ट्रू है, जिसकी वजह से ट्रेड बैलेंस नेगेटिव है, और इस ट्रेड बैलेंस के नेगेटिव की वजह से हमारा डेफिसिट जो है करंट अकाउंट का, वो हमेशा ही एग्जिस्ट कर रहा है। करंट अकाउंट सरप्लस में भी हो सकता है अगर हम जितने पैसे बाहर से हमें अंदर, मतलब हमारी कंट्री में आ रहे हैं, अगर वो ज्यादा हो तो करंट अकाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन हम अपनी इकोनॉमी के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इट हैज ऑलवेज बीन नेगेटिव। नेक्स्ट इज द कैपिटल अकाउंट।
Capital account basically records transactions in terms of assets. So these are more financial transactions. Capital account records transactions in terms of goods and services. जो भी economic transactions goods and services के terms में हो रही हैं वो capital current account में record होती है. Capital account में ऐसी transactions होती हैं जैसे suppose आप देख रहे हो यहाँ पे FDI, FPI, कितना money assets में ट्रांजैक्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, वो हम कैपिटल अकाउंट में मेजर कैपिटल अकाउंट में देखते हैं. सो द कंपोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट आर एक्सटर्नल असिस्टेंस जो बाहर के देश हमें प्रोवाइड करते हैं या हम जो बाहर के देशों में प्रोवाइड करते हैं. हम देख रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब कि हम ज्यादा असिस्टेंस लेते हैं बाहर के देशों से एज कंपेयर्ड टू व्हाट वी गिव टू अदर नेशंस. Then external commercial borrowings. Assistance का मतलब होता है aid, money that is being given to the country and nothing is expected in return. Nothing monetary is expected. Commercial borrowings का मतलब है ये borrowings होती हैं जो आप किसी interest rate पे लेते हो, तो आपने पैसे लिए किसी country से और आप फिर वापस return करोगे. So again that number is positive. Again मतलब इसका क्या है कि हम ज्यादा पैसे borrow कर रहे हैं as compared to what we are giving. देन शॉर्ट टर्म क्रेडिट. शॉर्ट टर्म क्रेडिट आप देखोगे कि नेगेटिव नंबर है, मतलब हम ज्यादा दे रहे हैं एज कंपेयर टू व्हाट वी गेट. देन यू हैव बैंकिंग कैपिटल, अगेन अ पॉजिटिव नंबर, आउट ऑफ विच नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स. बैंक में जितना कैपिटल है जो कि फॉरेन कंट्री से आ रहा है, जिसमें से नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स मतलब नॉन रेजिडेंट्स जिनको आप एनआरआई भी बोलते हो, जो है इंडियंस लेकिन दे आर नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उनके जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं उसका कितना अमाउंट है, दैट इज 14,057. तो मतलब दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव अमाउंट इंडिकेटिंग दैट द मनी दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इज मोर देन द मनी दैट्स गोइंग फ्रॉम आवर कंट्री. देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज द फिफ्थ कॉम्पोनेंट. आपको ये कॉम्पोनेंट याद रखो तो अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर आपको याद हो कि आपके क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है दैट इंक्लूड्स शॉर्ट क्वेश्चंस आल्सो, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कैपिटल अकाउंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, करंट अकाउंट के कौन से कंपोनेंट्स हैं. तो ये जो पूरी शीट है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है उस वजह से. और क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि आपको एक शीट दे दी जाए और ऐसे ही कोई फिगर्स लिखे हो, वहां पे नंबर्स लिखे हो और आपसे पूछा जा सकता है कि इन नंबर्स को इंटरप्रेट करके बताएं. तो इस शीट को थोड़ा ध्यान से देखें और जो भी यहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे हैं वो भी आप अगर मेमोराइज कर पाए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. फिफ्थ कंपोनेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक है एफडीआई और एक है पोर्टफोलियो. ये सारे जो फिगर्स हैं ये नेट फिगर्स हैं, मतलब हम इसमें मनी दैट इज कमिंग इनसाइड एंड माइनस मनी दैट इज गोइंग आउटसाइड, ये हम अपने आप इंट्रिंसिकली यहाँ पे कर रहे हैं. तो आप देखोगे कि टीआई और एफपीआई का डिफरेंस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. देन अदर फ्लोज आर अकाउंटेड हियर. देन यू हैव एरर्स एंड ओमिशंस which are basically some kinds of accounting errors that are being recorded here. Or overall balance, which is the total balance of the payment. ये कैसे calculate होता है? When you add number 1, number 2 and number 3, मतलब जब आप current account balance, capital account balance और error and omission को add कर दोगे, तो जो final figure मिलेगी वो आपको balance of payment का value देती है. So total external money that is coming inside, either in the form of goods, services, capital assets, minus the money that is going outside, is given by this number. And you notice that this number has been falling. In fact, it was negative in some years. It sort of tells you कि मतलब किस तरह से हमारा बैंक पेमेंट का सिचुएशन हुआ है over a period of time.